हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मौसम बहुत अच्छा है। समर आ चुकी है और आप पेड़ भी देख सकते हो। हमारे घर वाला ही पेड़ है ये। पहले आपको पता है कि पहले कितने ज़्यादा मतलब पूरा खाली हो गए थे, पत्ते पुत्ते कुछ नहीं थे। अब दोबारा से इनमें लाइफ आने लग गई है। बहुत अच्छा मौसम है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और सनसेट हो रहा है। आई डोंट नो अगर आपको सूरज दिख रहा होगा या नहीं। नहीं, अभी सूरज छिप गया है, तो मतलब पीछे है थोड़ा सा। तो आज हम बात करने वाले हैं विजिटर वीज़ा वर्सेस सुपर वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि विजिटर वीज़ा क्या है, सुपर वीज़ा क्या है। कईयों को ये तो पता होता है कि दोनों है क्या, बट डिफरेंस क्या है वो भी पता होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें कह लो, या कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो शायद आपको नहीं पता था, या फिर आप जानना चाहते थे। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, मतलब दोनों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों वीजा में सिमिलर है। मतलब कि विजिटर वीजा में भी सेम चीजें हैं और अगर हम सुपर वीजा की बात करें उसमें भी सेम चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो दोनों ही जो है, दोनों वीजे ही जो है वो टेम्पररी वीजे हैं। मतलब टेम्पररी रेजिडेंस वीजा है, मतलब उसमें आप कनाडा में टेम्पररी ही रह सकते हो। नंबर दो पे दोनों की फीस जो रहती है, जो गवर्नमेंट फीस होती है वो दोनों की सेम होती है, जो कि $100 होती है एप्लीकेशन की फीस, विजिटर वीजा की भी और सुपर वीजा की भी। ठीक है। और जो बायोमेट्रिक की फीस होती है वो रहती है $85, दोनों में सेम रहती है। ठीक है। एक बंदा है तो 185 पर पर्सन हो जाएगी, दो हैं तो 185 हो जाएगी दोनों की। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सिमिलैरिटी है इन दोनों वीजों में, एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है। मतलब सेम चीजें ही होती हैं वो, ऑलमोस्ट, नॉट एवरीथिंग इज सेम। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। नंबर चार पे जो आपको चीज मे बी शॉक करे नहीं करे मुझे नहीं पता, बट कई लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, तो उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि दोनों वीजों में आप काम नहीं कर सकते हैं कनाडा में। जी हाँ, दोनों वीजे ही टेम्पररी वीजे हैं, दोनों ही आपको सिर्फ स्टे करने के लिए हैं। उस दोनों वीजों पे आप जो है कनाडा में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब नंबर चार पे जो रहता है, और दोनों में जो एक चीज कॉमन और है जो मतलब स्ट्रांगली कॉमन लगती है मुझे, दोनों में आपको स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने पड़ते हैं अपनी करंट मतलब रेजिडेंट कंट्री के साथ, कि आपको मतलब ऐसा शो करना पड़ता है कि आप वापस जाओगे, चाहे आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे आप कर रहे हो सुपर वीजा के लिए। अब उस सारी चीजों के बाद एक क्वेश्चन जो आता है मोस्टली माइंड में, कि दोनों में कौन सा वीजा जो थोड़ा सा इजी रहता है लेना। ठीक है। तो इसमें मैं आपको मतलब बताना चाहूंगी कि जो विजिटर वीजा है उसके चांसेस लो होते हैं मिलने के एज कम्पेयर टू सुपर वीजा। सुपर वीजा के चांसेस हमेशा ही हाई होते हैं। वो क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। उसका डिटेल चीजें मैं शेयर करूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सुपर वीजा जो है उसको थोड़ा सा लेना इजी होता है, उसके चांसेस हाई होते हैं एज कम्पेयर टू विजिटर वीजा। ठीक है जी। तो एक और चीज, अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो विजिटर वीजा के या सुपर वीजा के बारे में, कुछ बातें जो जानना चाहते हो, जो अप्लाई करने में हेल्प चाहते हो, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उनको लिंक नहीं मिल रहा है, उस केस में आप मुझे मैसेज कर लिया करो, मैं आपको जो है लिंक सेंड कर दूंगी, देन आप अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर कर लो। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। अब सिमिलरिटीज पता चल गई, अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है। दोनों में फर्क और प्लस, जो विजिटर वीजा है वो कौन अप्लाई कर सकता है और जो सुपर वीजा है वो कौन अप्लाई कर सकता है। तो विजिटर वीजा की अगर हम बात करें, विजिटर वीजा को कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब कि एनीवन, चाहे आपका कनाडा में कोई है चाहे आपका कनाडा में कोई नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर कोई है तो उसके अंडर उनसे स्पॉन्सरशिप लेके अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई आपका नहीं है
तो एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे होटल बुकिंग या कुछ ऐसी चीज़ें शो करनी पड़ेंगी जिससे आप उनको मतलब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप पहले पहले आपने कहीं पे ट्रैवल किया हुआ है तो वो शो कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके जो ट्रैवल के चांसेस मतलब वीज़ा लगने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उससे उनको मतलब विश्वास दिला सकते हो आप कि आप वापस आपने जाना है, कि आप सिर्फ घूमने आ रहे हो, ठीक है। उस केस में आपको अपनी होटल बुकिंग और आपकी टिकट जो वगैरह है वो बुक करके आपको शो करनी पड़ेगी, तो आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कनाडा में कोई है, अगर आप तब विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप मंगवा सकते हो। लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स का अप्लाई करना चाहता है तो उसमें आपका अगर कोई बर्थडे आ रहा है या कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन आ रहा है वो मेंशन करके आप स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकते हो। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि नोटरी टेस्टेड करवानी पड़ती है स्पॉन्सरशिप लेटर जो है। करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, लोग बनवाते हैं भाई किसी से एसओपी मतलब स्पॉन्सरशिप ऑफ मतलब पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए लेटर, जो स्पॉन्सरशिप लेटर जिसको हम बोलते हैं। मैंने ऑनेस्टली किसी से नहीं बनवाई थी, मैंने खुद ही सारी चीजें लिखी थी, खुद ही मैंने सब कुछ किया था कि भी मतलब क्या यार, वो आपका अपना पर्सनल है कि आप क्यों बुलाना चाहते हो, राइट। जो आप इवन कि जब आप लॉयर भी करते हो या एजेंट भी करते हो, उनको भी आप खुद ही बताते हो कि मैंने ये चीजें, मतलब वो आपसे ही पूछते हैं कि ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो नोटरी टेस्टेड इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें आपके 20-30 डॉलर लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। आप वो करवा सकते हो। बट जो आप मतलब ऐसा सोचते हो कि एजेंट से ही करवानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी एजेंट से नहीं करवाई थी, मैंने खुद ही करी थी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तो और दूसरी चीज, हाँ, अब पता चल गया कि एक तो आप स्पॉन्सरशिप अपने पेरेंट्स को करके तो उससे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी साइड अगर हम सुपर वीजा की बात करें, उसमें अगर हम देखें कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसमें ओनली पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके जो कोई कनाडा में पीआर जो सिटीजन है, ठीक है, अगर कोई कनाडा में पीआर जो सिटीजन है वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का सुपर वीजा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये पता चल गया कौन विजिटर वीजा अप्लाई कर सकता है, कौन सुपर वीजा अप्लाई कर सकता है। ये पता चल गया कि कौन विजिटर वीजा और सुपर वीजा अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं कि सुपर वीजा में या फिर विजिटर वीजा में आप कितनी देर तक, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये टेम्पररी वीजा है, तो ये जानना भी जरूरी है उसमें टेम्पररी है तो हम कितनी देर तक स्टे कर सकते हैं। विजिटर वीजा का सबको पता है, विजिटर वीजा में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ की स्टे होती है। 6 मंथ के बाद आपको कनाडा से जाना पड़ता है, चाहे उसके बाद आप अगले हफ्ते ही वापस क्यों ना आ जाओ, बट आपको 6 मंथ के बाद कनाडा लीव करना पड़ता है। दूसरी साइड अगर हम बात करें सुपर वीजा की, सुपर वीजा में पहले 2 साल होता था, अब 5 साल हो चुका है। आप सुपर वीजा में कॉन्टिन्यूसली बिना कनाडा लीव किए हुए 5 साल सुपर वीजा पे कनाडा में कॉन्टिन्यूसली रह सकते हो, बट अगेन काम नहीं कर सकते हो। विजिटर वीजा कितनी देर का मिलता है और सुपर वीजा कितनी देर का मिलता है? विजिटर वीजा में क्या रहता है कि डिपेंड करता है, विजिटर वीजा सिंगल एंट्री वीजा भी होता है और मल्टीपल एंट्री वीजा भी होता है, ठीक है। अगर सिंगल एंट्री वीजा मिलता है विजिटर वीजा में तो वो आपको 6 मंथ का ही मिलेगा। अगर आपको जो है विजिटर वीजा मल्टीपल एंट्री मिल जाता है तब आपको 10 ईयर्स या फिर आपको जो है जितने भी आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी है उतना मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि अगर लेट्स से 6 मंथ, ऐसा नहीं है कि आप एक्सटेंड नहीं करा सकते। अगर आपका 6 मंथ का वीजा मतलब स्टे है, आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। डिपेंड एक्सटेंशन मोस्टली मिल ही जाती है, एक्सटेंड करा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने लॉजिक क्या दिया है उसमें कि क्यों एक्सटेंड कराना चाहते हो, फिर आप उसमें एक्सटेंशन अपनी डाल सकते हो, ठीक है। मोस्टली मिल जाती है, डिपेंड करता है कितनी देर की मिलेगी, हर एक का अलग सिनेरियो होता है। सुपर वीजा की बात करें वो ऑलवेज ऑलवेज मल्टीपल एंट्री वीजा होता है। उसमें जैसे कि आपको मैंने बता दिया 5 साल तक आप स्टे कर सकते हो, उसमें भी एक्सटेंशन मिल जाती है। अगर आपको लेट्स से 5 साल के बाद भी और रहना हो तो आप अप टू 2 इयर्स और एक्सटेंशन ले सकते हो, बट वो आपको मतलब आपकी स्टे खत्म होने से पहले ही अप्लाई करना पड़ता है। मेक श्योर एनफ टाइम लेके चलो उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वो आप अप टू मैक्सिमम 7 इयर्स अब हो चुका है, पहले मैक्सिमम 2 साल ही होता था, अब 7 इयर्स हो चुका है। 5 साल वैसे रह सकते हो, 2 साल अब एक्सटेंड कराने के बाद रह सकते हो, ठीक है। तो ये पता चल गया कौन कितनी देर स्टे कर सकता है और कितनी देर का वीजा मिलता है। इसमें सुपर वीजा में हमने बात नहीं करी कितनी देर का वीजा मिलता है। सुपर वीजा में जैसे कि आपको बताया कि मल्टीपल एंट्री वीजा है,
मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें आप 5 साल रह सकते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वो 10 साल का ही मिलता है, बट कई बार डिपेंड करता है आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। दोनों में जैसे कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, वो एक और अलग वीडियो भी मैंने बना रखी है। और हाँ, कंप्लीटली मैंने ये भी बता रखा है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपना विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो अपने आपके पेरेंट्स के लिए है, चाहे वो आप खुद करना चाहते हो अपने लिए एज ए टूरिस्ट या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसकी वीडियो, कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि दोनों में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स दोनों में अलग अलग रहती है। सुपर वीजा में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं एज कंपेयर टू विजिटर वीजा, क्योंकि सुपर वीजा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ओके वो चेक कर लेते हैं। मतलब कौन से सुपर वीजा और विजिटर वीजा में नॉर्मल एक तो आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि आपका पासपोर्ट हो गया, वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, वो सुपर वीजा में भी चाहिए, दोनों चीजें, ठीक है। सुपर वीजा में आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, जो कि आपको विजिटर वीजा में नहीं चाहिए, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस में भी बहुत सारी चीजें हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इसमें सुपर वीजा में जो चाहिए आपको, वो चाहिए पूरे एक कंप्लीट साल की, और उसकी पेमेंट होनी चाहिए, फुल पेमेंट हुई होनी चाहिए, और वो पूरे एक साल की चाहिए कंप्लीट। $100,000 की कवरेज उसमें रिक्वायर्ड है, मतलब $1 लाख तक की कवरेज आपको चाहिए ही चाहिए सुपर वीजा में। ऑन द अदर साइड विजिटर वीजा में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट आई ऑलवेज रेकमेंड, क्योंकि कनाडा में मेडिकल बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब अनफॉर्चुनेटली अभी लास्ट इंसिडेंट हुआ था किसी एक स्टूडेंट के साथ, बहुत दुख भी लगा था मुझे वो बात सुनकर। किसी के पेरेंट्स आए हुए थे विजिटर वीजा पे, और उन्होंने इंश्योरेंस नहीं ली थी, और उन्होंने जो इंश्योरेंस नहीं ली थी, तो उनके मम्मी मेरे ख्याल से उनके मम्मी बीमार पड़ गए थे, और उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ गया था। मतलब अब मैं और बताना नहीं चाहती, मतलब उस वो शी वॉज अ गर्ल, उसका तेल निकल गया था पैसे, मतलब देते देते हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने में ही उसका $4,000 से $5,000 चला गया था। पर डे का $1,000 हॉस्पिटल का उसको देना पड़ रहा था। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, इसीलिए अगर आपकी फैमिली में किसी को मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, आपको पहले से ही पता है कि हो सकता है ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, तो मेक श्योर आप विजिटर वीजा में भी अपनी इंश्योरेंस लेके ही आओ, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और मेडिकल का एक जो मेन डिफरेंस हो गया कि मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होती है, ठीक है। दूसरा जो मुझे लगता है वो है आपका मेडिकल। मेडिकल इंश्योरेंस तो डिफरेंट होगी। मेडिकल मेडिकल मतलब कि आपको, जैसे कि आपको पता है कि जब हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो हमें मेडिकल करवाना पड़ता है, वैसे ही सेम अगर आप सुपर वीजा पे मतलब किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ आप आ रहे हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुपर वीजा जो अप्लाई करता है उसको मेडिकल करवाना पड़ता है, मतलब जैसे हम करवाते हैं एज ए स्टूडेंट वीजा के लिए या पीआर के लिए, ठीक है, वैसे ही आपको सेम मेडिकल करवाना पड़ता है। ऑन दी अदर साइड विजिटर वीजा में ऐसा कुछ नहीं होता, मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सुपर वीजा में इसलिए होती है क्योंकि आप मोर देन 1 ईयर कनाडा में रहने वाले हो, मतलब मोर देन 6 मंथ सॉरी रहने वाले हो, इसलिए आपको मेडिकल करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो विजिटर वीजा में और सुपर वीजा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है इनकम क्राइटेरिया। मतलब कि जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, क्या उसकी इतनी इनकम है कि वो आपको मतलब रख सकता है कनाडा में, चाहे वो विजिटर वीजा हो चाहे वो सुपर वीजा हो, दोनों में ही चाहिए, ठीक है। इनफ सफिशिएंट फंड्स आपको शो करने पड़ते हैं विजिटर वीजा में और सुपर वीजा में, ठीक है। विजिटर वीजा में तो क्या रहता है कि दो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। एक में आप बोल सकते हो कि आपने अपने पेरेंट्स का खर्चा उठाना है, या फिर जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो कनाडा, उसका खर्चा आपने उठाना है, तो आपको ज्यादा पैसे शो करने पड़ते हैं। या फिर दूसरी साइड आप जिसको, जो भी बंदा आ रहा है, जो जिसका विजिटर वीजा अप्लाई हो रहा है, वो बंदा वहां पे शो कर सकता है कि उसने खुद अपना जो है खर्चा उठाना है, तो उनको वहां से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, वहां से इनफ फंड शो करने पड़ते हैं ताकि उनको वीजा मिल जाए, ठीक है। दूसरी साइड बट और कुछ नहीं होता इसमें, रिक्वायरमेंट कोई नहीं है ऐसी इनकम की कि इतनी होनी चाहिए तभी आपको मिलेगा, ठीक है। फंड शो करने पड़ते हैं।
ऑन द अदर साइड सुपर वीजा में क्या रहता है कि सुपर वीजा में आपको अपनी सैलरी शो करनी पड़ती है, ठीक है, कि आपके उसमें लो कट ऑफ सैलरी दे रखा है ऑन द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट, canada.ca की वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है ऑन द लो कट ऑफ इनकम करके लिखा हुआ है कि इतनी इनकम होनी चाहिए तभी आप सुपर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए, किसी के लिए, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे भी चेक कर सकते हो। बट मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि लेट्स से अगर आप मम्मी और पापा दोनों को बुला रहे हो, यहाँ पे आप सिंगल हो, ठीक है, शादी नहीं हुई है या फिर अभी आप सिंगल हो, जैसे भी करके सिंगल हो, ठीक है, तो सिंगल हो तो दो बंदों को बुला रहे हो तो मतलब इन टोटल तीन हो गए, तो तीन पर्सन की आपको इनकम चेक करनी पड़ेगी क्योंकि उनका खर्चा आप उठाने वाले हो, वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस कट ऑफ इनकम कट ऑफ को मीट नहीं करते हो देन आप एलिजिबल नहीं होते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसको चेक जरूर कर लेना कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप तीन, जैसे कि जो सिनेरियो मैंने अब आपको बताया कि दो पेरेंट्स हो गए, एक आप हो गए, ठीक है, तीन बंदे अगर हैं तो आपको चाहिए $40,972 की इनकम एक साल की, ठीक है। 40,900 कुछ है, मैं मेरे को अभी याद नहीं है पर उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 40,000 डेफिनेटली है, 40,900 कुछ है ये भी मुझे पता है, ठीक है, 900 कुछ आपको, 40,900 कुछ आपकी होनी चाहिए इनकम, ठीक है। अगर आप मैरिड हो यहाँ पे, मतलब दो बंदे हो, मतलब हस्बैंड वाइफ हो और मम्मी पापा दो को बुला रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो हो जाती है 49,400 समथिंग, ठीक है। तो 49,400 एंड समथिंग आपको शो करने पड़ते हैं अगर आप दो लोग हो और दो लोगों को बुला रहे हो। अगर आप तीन हो, लेट्स से बेबी भी है कोई, दो हस्बैंड वाइफ एंड बेबी है आपका, ठीक है, तो और भी इनकम क्राइटेरिया जो है बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो विजिटर वीजा में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट सुपर वीजा में बहुत जरूरी है, ये चीज आपकी होनी ही चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सुपर वीजा। एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इसमें कि जो विजिटर वीजा है उसको आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो अगर आपको कनाडा में आने के बाद कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको LMIA देने के लिए राजी हो, ठीक है। अगर वो आपको LMIA दे रहा है तो आप अपना जो विजिटर वीजा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। देन आप उस, बट वो आपका जो वर्क परमिट होगा वो क्लोज वर्क परमिट होगा, मतलब कि जो बंदा आपको LMIA दे रहा है सिर्फ उसी के साथ काम कर सकते हो जब तक कि आपकी PR नहीं हो जाती, और किसी एम्प्लॉयर के साथ आप काम नहीं कर सकते हो। ऑन दी अदर साइड सुपर वीजा में आप अपना वीजा कन्वर्ट नहीं करा सकते वर्क परमिट में, उसमें सिर्फ आपको मतलब रहने की परमिशन मिलती है, काम करने की नहीं मिलती है, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट होके आते हो, तब आप इसी वजह से आप जो है उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हो वर्क परमिट पे। तो ये कुछ चीजें थी जो डिफरेंसेस थे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, मेरा मन नहीं कर रहा अंदर जाने का, बट आप एक और चीज बिलीव नहीं करोगे, इस टाइम पे 9 बजने वाले हैं रात के और दिन देख लो कितना है। अभी जैसे जून आएगा ना तो कनाडा में 10 बजे तक दिन रहता है, सूरज ढलता नहीं है 10 बजे तक, तो पता भी नहीं चलता, खाने खाने का भी टाइम मतलब खराब ही रहता है समर में तो यहाँ पे। तो बस ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो और ये मौसम बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, मौसम के लिए भी एक लाइक हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय।